हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 16 ऑफ दिसंबर को हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं और तीनों ही बहुत ब्रिलियंट आर्टिकल हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में महिलाएं किस तरीके से जेंडर बेस्ड वायलेंस फेस कर रही है, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं, सरकार के इनिशिएटिव नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है परमिसिव नो मोर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट में एक ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है, उसे डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वार्डिंग ऑफ फायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक हॉस्पिटल में फायर इंसिडेंट हुआ है, उसी से रिलेटेड GS4 में केस स्टडी पूछी जा सकती है। वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हर आर्टिकल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें और आप भी सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वालिटी। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा। स्पेशली GS1 सोसाइटी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस आर्टिकल से। पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो बात कर लेते हैं। सो डिजिटल इंडिया के बारे में बात करेंगे, कैसे डिजिटल इंडिया के कारण इंडिया वुमेन्स का एम्पावरमेंट हो रहा है। सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल आपको ये पूछा जा सकता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वुमेन्स क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, प्लस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए नेशनल लेवल पर सरकार क्या कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर सरकार क्या कर रही है। ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू डिस्कस किए जाएंगे, प्लस वे फॉरवर्ड आप लोग बता सकते हैं कि क्या क्या मेजर्स लिए जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें कंप्लीट मेंस का क्वेश्चन इस आर्टिकल के थ्रू डिस्कस करेंगे। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वुमेन इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑल्सो एनालिज द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल और फ्लोरा। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। प्लस आपको ये भी पूछ सकते हैं सजेस्ट सम मेजर टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वुमेन। सो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर लिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार ने शुरू किए हैं, वो डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। सो आर्टिकल शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट भी देख लेंगे, करंट स्टेटस भी देख लेंगे, किस तरीके से महिलाओं का डिजिटल रिवॉल्यूशन के कारण, डिजिटल इंडिया के कारण बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट हुआ है। India stands at a pivotal moment in its digital revolution, underpinned by an internationally recognized model of digital public infrastructure. Today, India has 1.18 billion mobile connection, 700 million internet users and 600 million smartphones. So यहाँ पर डेटा दिया हुआ है और इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि भाई इंडिया जो है डिजिटल रिवॉल्यूशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज पर खड़ा हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज पर खड़ा है। और जो इंडिया का डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है वो बेसिकली जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज मॉडल है पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे बेस्ड है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सरकार के द्वारा सभी लोगों को फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। और चूंकि ये डिजिटल है, डिजिटल फॉर्म में है, इसलिए इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जा रहा है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आधार हो सकता है, DBT हो सकता है, जैम ट्रिनिटी हो सकता है। ये सारे के सारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएंगे। जो UPI है वो भी एक तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आएगा। फिर डेटा दिया है कि भाई इंडिया में जो मोबाइल कनेक्शन हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 1.18 बिलियन मोबाइल कनेक्शंस हो गए हैं, 700 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं और 600 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं। सो लगातार डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है। पहले 4-5 लाइन से हमें ये पता चल गया। नाउ बात करते हैं, वाइल द नैरोइंग ऑफ द डिजिटल जेंडर डिवाइड इज़ अ साइन ऑफ प्रोग्रेस एज इन मैनी कंट्रीज, अ सर्ज इन जेंडर बेस्ड वायलेंस particularly tech facilitate gender based violence threaten to overshadow the
गेन्स। सो धीरे धीरे जो महिलाएं हैं उन्हें भी स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं, जो वुमेन यूज़र्स हैं, जो वुमेन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मतलब जो प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर रही हैं वहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और यही एक बहुत गंभीर इशू है, बहुत गंभीर मुद्दा है। इन रिस्पॉन्स द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसेंटली लॉन्च, अब कोई बहाना नहीं, no more excuses, a national campaign aligned with the global 16 days of activism against gender-based violence. This annual campaign is led by UN Women. So ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इक्वली मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आपको इनिशिएटिव लिखना होता है, वे फॉरवर्ड में भी इसे यूज़ कर सकते हैं और आपके कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने रिसेंटली अब कोई बहाना नहीं एक नेशनल कैंपेन शुरू किया है, नो मोर एक्सक्यूजेस, जो कि किस पे बेस्ड है? 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस कैंपेन के ऊपर, जो कि ग्लोबली चलाया जा रहा है। और ये जो अब कोई बहाना नहीं है, इसमें यूएन वुमेन भी पार्टनर है। ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए काम आएगी। इंडियाज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ अनलॉक्ड इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्पावरमेंट। ऑब्वियसली इंडिया का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके कारण इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए जनरेट हो रही है? महिलाओं के लिए, उनका एम्पावरमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ इंक्रीज्ड अकाउंट कवरेज ऑलमोस्ट 4-fold सिंस 2015 विथ वुमेन होल्डिंग 55.6 ऑफ द अकाउंट। सो महिलाओं के अब बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू ये सारी चीज़ें हुई है, जैम ट्रिनिटी के थ्रू ये सारी चीज़ें की जा रही है। डिजिटल जनधन, आधार मोबाइल लिंकेज एनेबल डायरेक्ट बेनिफिट्स एंड कैशलेस ट्रांजैक्शन स्पेशली इन रूरल एरिया। हाउएवर दिस इंक्रीज कनेक्टिविटी हैज़ ऑल्सो एक्सपोज वुमेन टू न्यू रिस्क। सो जैम ट्रिनिटी के थ्रू डायरेक्टली डीबीटी किया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर महिलाओं को 1,000 रुपये और 3,000 रुपये तक पैसे दिए जा रहे हैं, मंथली ये पैसा दिया जा रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर लाडली बहना योजना शुरू की गई है। सो 1,000 रुपये या 3,000 रुपये महीना, इस तरीके से महिलाओं को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू पैसा दिया जा रहा है। ऑब्वियसली अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे तो आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होगा, सोशल एम्पावरमेंट भी। क्यों होगा? क्योंकि घर में अगर महिलाओं को अपने हस्बैंड पर रिलाई नहीं करना पड़ रहा है तो डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। सो कहीं ना कहीं ये जो डीबीटी स्कीम है इसके थ्रू महिलाओं का इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इन अर्बन एरियाज़ online harassment is rampant, particularly targeting women in public facing roles such as journalists and politicians. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि महिलाएं जो हैं चूँकि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हैं, ऑनलाइन उनको अप्रोच करना आसान है, अनोनिमिटी होती है, तो उनका हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्पेशली अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो जितने भी पब्लिक फेसिंग रोल में महिलाएं हैं उन्हें बहुत आसानी से ट्रोल किया जा रहा है, पॉलिटिशियंस को ट्रोल किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को ट्रोल किया जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें महिलाओं को तो फेस करनी पड़ रही है। रूरल इंडिया बोस्ट 20% मोर इंटरनेट यूज़र देन इन अर्बन एरिया। रूरल एरिया में तो ज़्यादा जो है आपका इंटरनेट यूज़र बढ़े हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर जो बेस होगा वो कम होगा, इसलिए 20% ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं अर्बन एरिया की अपेक्षा। Already constrained by societal norm, many women and girls lack digital literacy and skills to navigate online space safely. So महिलाओं के पास डिजिटल स्पेस पे नेविगेट करना उनके लिए आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास डिजिटल लिटरेसी तो है नहीं, मोबाइल तो आ गया लेकिन लिटरेसी तो दी नहीं, स्किल्स तो दी नहीं, और ऑब्वियस है कि महिलाओं को पढ़ाते नहीं हैं तो कहाँ डिजिटल लिटरेसी देने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब उन्हें आता नहीं है कि सेफली कैसे ऑनलाइन सर्फिंग की जाए या ऑनलाइन में जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसे में वनरेबिलिटीज़ उनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कंपाउंडिंग द इशू, मैनी वुमेन आर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स और द मैकेनिज्म अवेलेबल टू देम फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज़। अगर किसी महिला को साइबर फ्रॉड हो रहा है या फिर साइबर बुलिंग हो
हो रही है तो उनको पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वो इन इशू से डील कर सकते हैं। सो अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा कमी है, स्पेशली रूरल एरियाज़ की वुमेन में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल एरिया, अर्बन एरियाज़ में भी जो वुमेन है उन्हें भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। सो tech facilitated gender based violence takes many harmful forms. This include persistent harassment such as cyber stalking, online trolling and non consensual sharing of intimate images. So अगर हम देखें तो महिलाओं के साथ अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से हरासमेंट हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या है? स्टॉक करना। स्टॉक मतलब घूर रहे हैं, प्रोफाइल में जा रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं, इमेजेस भद्दी भद्दी इमेजेस आप जो है सेंड कर रहे हैं। ये सब साइबर स्टॉकिंग में आता है और ये सब सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस भी है। ऑनलाइन ट्रोलिंग, ये तो बहुत ज़्यादा आप समझते ही हैं किस तरीके से ट्विटर में ट्रोलिंग हो रही है। उसके अलावा जो इंटीमेट इमेजेस है उनको भी शेयर कर दिया जा रहा है। सो इस तरह की चीज़ें महिलाओं को फेस करना पड़ रहा है। इम्पर्सोनेशन and fraud through fake profile, voyeurism and grooming further exploit vulnerable individual। ठीक है, प्रोफाइल, फेक प्रोफाइल बना दी, उसमें फ़ोटोज़ डाल दी, नंबर डाल दिया, इस तरीके से महिलाओं को अलग अलग तरीके से हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है। दिस ऑफन फोर्स वुमेन एंड गर्ल्स टू रिट्रीट फ्रॉम डिजिटल स्पेस। होगा क्या? जब इन सारी चीज़ों से परेशान हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ट्विटर डिलीट कर देंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करना बंद कर देंगे और जितने भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म वो इस्तेमाल कर रहे थे उसको यूज़ करना बंद कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो डिजिटल डिवाइड हो रहा है वो बढ़ जाएगा। जो बेनिफिट होने थे वो उसकी जगह हार्म होने लगेगा, क्योंकि उनको बहुत सारी स्कीम का बेनिफिट भी तो मिल रहा था, लेकिन वो अगर इससे दूर चले जाएंगे तो ओवरऑल जो एम्पावरमेंट सरकार करना चाह रही है वो नहीं हो पाएगा। चीज़ें क्लियर है? नाउ बात कर लेते हैं कि ये सब तो चैलेंजेस हो जाएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस महिलाएं फेस कर रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको चैलेंजेस में लिखनी होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस उन्हें फेस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग, नॉन कंसेंशुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेजेस और 5वां पॉइंट इम्पर्सोनेशन एंड फ्रॉड थ्रू फेक प्रोफाइल। ये 5-6 पॉइंट आपको लिखना होगा जेंडर बेस्ड वायलेंस में। टेक फैसिलिटेटेड, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक, सो ये आपके चैलेंजेस हो गए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है सरकार ने, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड भारतीय न्याय संहिता 2024 प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू एड्रेस द डिजिटल वायलेंस। डिजिटल वायलेंस जो हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी लॉज हैं, जैसे IT एक्ट 2000 है। उसके बाद जो अभी भारतीय न्याय संहिता बनी है 2024, IPC CRPC को रिप्लेस किया गया है, उसमें भी एम्पल अमाउंट में प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हम डिजिटल वायलेंस को काउंटर कर सकते हैं। मैकेनिज्म सच एस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल enable anonymous reporting, while the government-led information security education and awareness program spreads digital safety awareness। So पहला पॉइंट तो आपका लीगल रेगुलेशंस हो जाएगा, लीगल प्रोटेक्शंस हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा जो सरकार की मैकेनिज्म है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उसके थ्रू आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो है सरकार अवेयरनेस बढ़ा रही है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू। सो ये आपके पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट हो जाएगा वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम सच एस डिजिटल शक्ति, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है डिजिटल शक्ति रिसेंटली इन द न्यूज़, ये प्लेटफॉर्म है क्या? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। डिजिटल शक्ति लॉन्च बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इक्विप वुमेन विद द टूल्स टू नेविगेट online spaces securely. This measure mark great progress in creating safer digital spaces, though some gaps remain. So फोर्थ पॉइंट में आपका डिजिटल शक्ति इनिशिएटिव आ जाएगा जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें मेनली कुछ टूल्स हैं जिस टूल्स को आप यूज़ करके ऑनलाइन स्पेस को सिक्योरली नेविगेट कर सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ गैप बचे हुए हैं अकॉर्डिंग टू राइटर। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी सरकार क्या कर रही है वो भी बताना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गया नेशनल लेवल पर। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं।
India also actively engages in international negotiation and agreements, including the 67th session of the Commission on the Status of Women, where UN member states, including India, signed off on agreed conclusion that called for adequate safeguard in order to promote an open, secure, stable, accessible, and affordable information and communication technology environment for all women and girls. This underscores India's commitment to tackling the tech facilitated gender based वायलेंस। सो इंटरनेशनल लेवल पर जो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है उसका 67 सेशन हुआ था और उसमें कई सारी चीज़ें एग्री की गई थी इंडिया के द्वारा और अदर मेंबर स्टेट्स के द्वारा, जो कि किससे रिलेटेड थी, महिलाओं को जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है उसमें प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी मिले और उन्हें सेफ भी रखा जाए, उनके लिए ऑनलाइन स्पेस को सेफ रखने जैसा एनवायरनमेंट बनाने की बात की गई थी। सो ये आपके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। प्लीज़ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। तो यहाँ से प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हो सकता है। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर सरकार क्या कर रही है वो तो हो ही गया। नाउ बात कर लेते हैं कि आप क्या मेजर सजेस्ट करते हैं। सो वे फॉरवर्ड की बात करना ज़रूरी है। ये तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हो गए, चैलेंजेस पहले डील अपन ने पढ़ लिए, फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है वो पढ़ लिए, अब आप क्या मेजर सजेस्ट करेंगे। नाउ बात करते हैं, अचीविंग ट्रूली सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट फॉर वुमेन एंड गर्ल्स रिक्वायर मोर focused and strategic efforts that can keep pace with this changing and evolving digital world। ठीक, तो इस तरह की लाइन आप भी लिख सकते हैं कि डिजिटल एनवायरनमेंट में महिलाओं को, लड़कियों को अगर हमें ट्रूली सेफ रखना है तो हमारे जो एफर्ट्स होने चाहिए वो स्ट्रैटेजिक होने चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। ये जो टर्म्स हैं प्लीज़ ये की टर्म्स का इस्तेमाल करें, इसी तरह का आंसर लिखें, ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। सो हमें स्ट्रैटेजिक एफर्ट्स और फोकस एफर्ट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी नई नई ऐप्स आ गई हैं जिसमें इम्पर्सोनेशन करना बहुत आसान हो गया है। किसी की भी वॉइस आप जो है कॉपी कर सकते हैं, किसी की भी फ़ोटो किसी भी जगह लगा सकते हैं। सो ऐसे में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए हमें स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स की आवश्यकता है। द Global Digital Compact, adopted by world leaders, including India, and at the UN Summit of the Future earlier this year, further strengthened legal and policy framework to counter and eliminate all form of violence, including sexual and gender-based violence that occurs through or is amplified by the use of technology. Therefore, combating tech facilitated gender based violence must be a top priority. This includes enforcing stricter laws against perpetrators of online violence, swifter justice for survivor, holding social media platform accountable is important part of the toolkit to reduce gender based violence। So यहाँ पर कुछ आपके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन, लॉ तो बना दिया गया है लेकिन उसे एनफोर्स करना ज़रूरी है। लेटर में तो है लेकिन स्पिरिट में भी उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। जब तक कि जो महिलाएं कंप्लेंट कर रही हैं उनका अगर डिले होते जा रहा है, कंप्लेंट लंबे समय तक रखी हुई है और जो परपिचेटर हैं जिन्होंने ये क्राइम किया है उन्हें अगर सज़ा नहीं मिल रही है तो अल्टीमेटली लॉ का कोई यूज़ ही नहीं है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्विफ्टली जस्टिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड, एक ही बात हो जाती है वो। इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन्हें भी अकाउंटेबल ठहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म में हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप सजेशन में दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सपांडिंग डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, ऑब्वियसली स्पेशली रूरल एरिया में, जो रूरल एरिया में महिलाएं हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रही हैं उन्हें डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो है देना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जो स्कूल करिकुलम्स हैं
उसमें भी सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस को पढ़ा सकते हैं, उस करिकुलम में इसे इंक्लूड किया जा सकता है। इसके साथ साथ कम्युनिटी वर्कशॉप कंडक्ट की जा सकती है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और छोटे और बड़े बच्चों के लिए, सभी के लिए, है ना। ये जेंडर न्यूट्रल चीज़ है, क्योंकि हमें महिलाओं को किस तरीके से बचना है ये तो सिखाना है, पुरुषों को भी बताना है कि आप जो कर रहे हैं वो कितना गलत है। सो जेंडर सेंसिटिविटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो पुरुषों के लिए भी कम्युनिटी वर्कशॉप कंडक्ट करना ज़रूरी है। एडिशनली नेशन वाइड कैंपेन्स दैट challenge societal norms and actively engage men and women as allies can foster respectful and inclusive digital spaces. So नेशन वाइड कैंपेन होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए जो कि सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करें। महिला और पुरुषों को एक समान देखने की बात की जाए, इसमें मेन का पार्टिसिपेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो ये दोनों ही चीज़ें हैं जो यहाँ पर सजेस्ट की जा रही है। ठीक, एक तो आपको करिकुलम में डालना है, जो सेफ प्रैक्टिसेस है उसको स्कूल करिकुलम में, उसके थ्रू बच्चों को, लड़के लड़कियों दोनों को वो सारी चीज़ें छोटी एज में ही समझ में आ जाएगी। और दूसरा, जो लोग अब स्कूल में नहीं हैं उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना ज़रूरी है। कोलोबरेशन विथ इंडिया वाइब्रेंट टेक इंडस्ट्री इज़ एसेंशियल, है ना। जो इंडिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उनके साथ कोलोबरेट करना ज़रूरी है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ कोलोबरेट करना ज़रूरी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ उन्होंने सेफ्टी फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर सेफ्टी फीचर नहीं है और या फिर इन्हें एनहांस करने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को भी लेवरेज किया जा सकता है टू डिटेक्ट एंड रिमूव अब्यूसिव कंटेंट येट रिटेनिंग ह्यूमन ओवरसाइट अलोंगसाइड इंट्रोड्यूसिंग यूज़र फ्रेंडली रिपोर्टिंग मैकेनिज्म कैन इम्प्रूव सेफ्टी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके थ्रू हम जो भी एब्यूसिव कंटेंट है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तुरंत हो जाएगा ये, और इसे रिमूव भी कर सकते हैं। पर इतना ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सब कुछ इसके भरोसे नहीं छोड़ना है, ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए। इसके साथ साथ एक यूज़र फ्रेंडली रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ताकि आराम से कोई भी महिला रिपोर्ट कर सके अगर उसके साथ किसी भी तरह का हरासमेंट होता है तो। जस्ट एज इम्पॉर्टेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट सर्वाइवर सपोर्ट सिस्टम दैट ऑफर accessible counseling, legal aid and rehabilitation services, expanding the capacity of helpline and initiatives such as Tech Shakti, a helpline offering accurate information, empathetic support and assistance will ensure that the survivor receive timely and effective assistance. So अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि भाई अब मान लीजिए कि अगर इतने सारे प्रोटेक्शन के बाद भी साइबर बुलिंग तो हो ही रही है, तो जो विक्टिम्स हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जा सके, है ना। उनको मान लो उनके साथ कोई हरासमेंट होता है, साइबर बुलिंग होती है, ट्रोल होते हैं, तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उन्हें क्या दिया जा सकता है, काउंसलिंग दी जा सकती है। तो उसी तरह का इनिशिएटिव सरकार शुरू कर सकती है, जैसे कि टेक सखी एक इनिशिएटिव आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। टैक्स सखी इस इनिशिएटिव के थ्रू सरकार जो है क्या ऑफ़र कर रही है, एम्पैथेटिक सपोर्ट ऑफ़र कर रही है, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है जो भी ऑनलाइन हरासमेंट के सर्वाइवर हैं। ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा रही है टैक्स सखी के थ्रू। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। टैक्स सखी प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है यार, ये छोटे छोटे इनिशिएटिव आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ आपका कंक्लूजन है, बहुत अच्छा सा कंक्लूजन है, इसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जहाँ भी वुमेन और आपका डिजिटल रिवॉल्यूशन आता है वहाँ इस तरह का कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में भी काम आएगा। As we concluded observing the 16th day of activism that end on the International Human Rights Day every year, India timely message is unequivocal. अब कोई बहाना नहीं, ensuring women safety online is not only a moral obligation but also a critical pillar for India progress. Government, tech companies, civil society group, individual and international organization have a role to play, and we in UN country team are proud to be partner in this journey. So basically आपको यही लिखना है कि इंडिया का जो अब कोई बहाना नहीं कैंपेन है, ये एक टाइमली समय पर आया है महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, डिजिटल स्पेस उनके लिए सिक्योर करने के लिए, और वुमेन की सेफ्टी
ऑनलाइन एक मॉरल ऑब्लिगेशन है और इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ना। अगर महिलाएं ऑनलाइन स्पेस में सिक्योर नहीं रहेंगी तो वो छोड़ के चले जाएंगी और अल्टीमेटली उनका एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगा, जीडीपी नहीं बढ़ पाएगी और उसके कई तरह के इम्पैक्ट होंगे। सो इंडिया के प्रोग्रेस के लिए एक क्रिटिकल पिलर है, इसलिए जो है इंडिया का ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी को, इंडिविजुअल को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, टेक कंपनीज को और बाकी सरकारों को मिल करके काम करना पड़ेगा महिलाओं के लिए ऑनलाइन स्पेस को सिक्योर बनाने के लिए। ठीक, ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है परमिसिव नो मोर। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है GS1 GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो की टर्म्स हम यूज़ करेंगे वो है सेक्युलरिज्म एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक इंतरिम ऑर्डर पास किया है, इसी ऑर्डर के बारे में चर्चा की जाएगी। अच्छा आर्टिकल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे मेंस में स्पेशली मेंशन कर सकते हैं, ऐसे में भी और GS1 में भी पूछा जा सकता है। सो शुरू कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट अंतरिम ऑर्डर halting the registration of fresh shoots across the country regarding dispute of the places of worship is a welcome departure from the permissive approach of the judiciary in the recent time towards such motivated litigation. So recently Supreme Court ने एक ऑर्डर पास किया है। उसने कहा है कि देश में जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, वहाँ पर अगर डिस्प्यूट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड सूट फाइल किया जाता है या केसेस फाइल किए जाते हैं तो इस तरह के केसेस आप नहीं लेंगे, आप इस तरह के केसेस का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे संबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कोई मॉस्क्यू है तो वहाँ ये बोला जा रहा है कि यार ये मॉस्क्यू तो पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और ये डिस्प्यूटेड साइट है, तो आप जो है इस तरह के केसेस नहीं लेंगे अपने कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, वो किसी भी तरह का केस नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर आया है। अ डिवीजन बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हैज डन वेल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ लिटिगेशन एंड अंतरिम ऑर्डर इंक्लूडिंग दोज दैट अलाउ सर्वे ऑफ सच साइट्स एंड स्ट्रक्चर व्हाइल इट डील्स विद द चैलेंजेस ऑफ वैलिडिटी ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। सो जो डिवीजन बेंच है, डिवीजन बेंच मतलब 2 जजेस की बेंच है जिसे लीड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी, उनका जो अंतरिम ऑर्डर है इससे होगा क्या, बेनिफिट क्या होगा इससे। अब जितनी भी लिटिगेशंस आ रही थी और जितने भी अंतरिम ऑर्डर आ रहे थे इन डिस्प्यूटेड साइट का, फॉर एग्जांपल सर्वे कराना अलाउ कर दिया गया था, साइट्स में देखना कि ये सच बात है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें होने लग गई थी जैसे ज्ञानवापी में हो रहा था। सो ये सारी चीज़ें अब अलाउ नहीं की जाएगी क्योंकि लिटिगेशन ही नहीं आ रही है, केस लिया ही नहीं जा रहा है कोर्ट्स के द्वारा, तो ये ऑर्डर, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं दिए जा सकेंगे। सो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद रुक जाएगी। बेसिकली ये जितने भी साइट्स हैं, डिस्प्यूट साइट, इसमें जो चेंज करने की बातें की जा रही है, वापस इसे रिवाइव किया जाना चाहिए। बोला जा रहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर थे तो वापस मंदिर आने चाहिए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट में है, ये सारी बातें जो है इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वॉयलेशन की बातें हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे ही जितने भी आपके कोर्ट हैं उन्हें इस एक्ट के अंदर रहते हुए ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोर्ट्स हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें अलाउ की है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये अंतरिम ऑर्डर निकालना पड़ा है। The order signifies a deep understanding that this is not a set of civil dispute, but the future of the country's secular character. It is amply clear to right-thinking citizen that the law, which freezes the religious character of all places of worship in the country as they were on the day of independence, would want this legislation to remain on the statute book as a bulwark against the elements that want to perpetuate the religious divide caused by such dispute. So, basically, ये जो ऑर्डर आया है इससे एक चीज़ क्लियर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि भाई ये कोई सिविल डिस्प्यूट नहीं है, ये कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है, ये इंडिया के सेक्युलर कैरेक्टर पर क्वेश्चन उठा सकता है या इंडिया का सेक्युलर कैरेक्टर खतरे में आ सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हुआ क्या था, 1991 में इसे पास किया गया था। तो उस समय जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा चल रहा था, तो बाबरी मस्जिद के मुद्दे में जो है ये कहा गया कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जितनी भी डिस्प्यूटेड साइट है उसका जो कैरेक्टर है
वो चेंज नहीं होगा, मतलब रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। अगर कहीं मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, इसके पहले वहाँ पर मॉस्क्यू हो या कुछ भी हो या फिर बुद्धिस्ट मठ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ पर मॉस्क्यू है तो मॉस्क्यू ही रहेगा। ये सारी चीज़ें कब? इंडिपेंडेंस डे के दिन। जो इंडिपेंडेंस डे के दिन रिलीजियस कैरेक्टर है साइट का, वही कैरेक्टर रहेगा, एक्सेप्ट फॉर बाबरी मस्जिद, है ना, डिस्प्यूट। इस बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट को इस एक्ट के बाहर रखा गया था। इसके अलावा जितने भी ऐसे डिस्प्यूट्स हैं वो सारे के सारे इस एक्ट के अंदर रखे गए थे, और ये क्लियर कट कह दिया गया था एक्ट के थ्रू कि भाई आप रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदल सकते। इट इज़ अनफॉर्चुनेट and even condemnable that court of law have failed to block this suit at a nascent stage by invoking the bar under this law. So ये unfortunate है, even condemnable है, निंदा करने योग्य है कि जो कोर्ट्स हैं वो इस तरह की जो सूट्स हैं उसे nascent स्टेज पर ही उसे नहीं रोका गया और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। Instead they have been allowing application for survey either disregarding the act and court endorsement of its necessity in the past judgment and ruling that the statutory bar does not apply to them. So जो कोर्ट्स हैं वो सर्वे करवा रहे हैं, अननेसेसरली साइट में जाया जा रहा है, लॉक कर दिया जा रहा है, डिस्प्यूट और बढ़ जा रहा है। इसके कारण होगा क्या? ऑब्वियसली यार इसके कारण क्या होंगे? दंगे वंगे होना शुरू हो जाएंगे। तो रिसेंटली काशी का मुद्दा आया है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो मथुरा का मुद्दा है, और रिसेंटली संबल राजस्थान एरिया का जो संबल एरिया है वहाँ का भी एक मुद्दा है। यहाँ पर दंगे फसाद होना शुरू हो गए थे, राइट्स होना शुरू हो गए थे। तो अल्टीमेटली इस तरह के जब डिस्प्यूट आते हैं तो होता क्या है? कम्युनल हार्मनी को अफेक्ट करते हैं देश की। इंडिया के सेक्युलर कैरेक्टर पर बेसिकली थ्रेट हो सकता है, यही कहा जा रहा है। और इसी के पर्सपेक्टिव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का अंतरिम ऑर्डर निकाला है। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये न्यूज़ आपके लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। सो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली सारा आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है वार्डिंग ऑफ फायर। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS4 एथिक्स मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, GS3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली केस स्टडी जो आपको पूछी जाती है GS4 एथिक्स में, वो इन्हीं तरह के इंसिडेंट पे जो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के ऊपर बनती है। और यहाँ जो केस स्टडी डिस्कस करेंगे उससे आपको समझ में भी आएगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और क्या आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होना चाहिए। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। देयर इज़ नो ग्रेटर बिट्रेयल देन व्हेन अ सेंचुरी टर्न्स इनटू अ डेथ ट्रिप। Fire accident in hospital that killed the vulnerable would fall squarely in this category. A massive fire that broke out at City Hospital, an orthopedic specialty unit in Dindigul in South Tamil Nadu last week caused the death of 6 people, including a child and 2 women. So recently, एक हॉस्पिटल में फायर एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण 6 लोगों की जान चली गई है, और ये तमिलनाडु के डिंडिगल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ऑर्थोपेडिक स्पेशल यूनिट थी, वहाँ पर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। All the victims were trapped in the hospital lift and initial reports suggested they died of suffocation. So ये जो 6 लोगों की डेथ हुई है, ये सारे के सारे कहाँ पर फंसे हुए थे? लिफ्ट में फंसे हुए थे, ठीक है। और ये सारे के सारे लोग लिफ्ट में फंसे रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और सब लोग हॉस्पिटल इवैक्यूएट कराने में तो लगे रहे, लेकिन ये लिफ्ट अटक गई होगी क्योंकि बिजली चली गई, बिजली बंद कर दी गई होगी, और ये बीच में फंसे रहे और सफोकेशन के कारण इनकी डेथ हो गई। ओनली वन ऑफ द 6 person who was on wheelchair was an inpatient at the hospital. All the other were visitors. They were trapped over half an hour in the lift as the smoke poured in through the vents. All escape routes sealed. So ये 6 लोग अंदर फंसे रहे। अब आपको क्या, आप आपको पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में हैं और आप इंचार्ज हैं हॉस्पिटल के, और इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, तो आपके पास आपका SOP क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से आप जो है लोगों को बचाएंगे। उसके बाद आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि एक जगह जो है इन्फेंट्स हैं बहुत सारे, एक पूरे वार्ड में, दूसरे वार्ड में जो है
ओल्ड सिटीजन्स हैं जो कि चल नहीं सकते, और तीसरा आपके लिफ्ट में कुछ लोग फंसे हुए हैं, लिफ्ट में भी एक बच्चा फंसा है या एक व्हील चेयर वाला फंसा है, तो आप किसको बचाएंगे? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जो बहुत ज़्यादा वनरेबल होंगे, जैसे कि इस केस में इन्फेंट वार्ड है, वो हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। उसके बाद आपके जो ओल्ड पर्सन हैं उनको बचाना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आप बाकी लोगों को बचाएंगे, है ना। तो ये आपका ऑर्डर हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फायर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि बताइए फायर एक्सीडेंट्स के लिए क्या एसओपी है, या फिर एनडीएमए की कुछ गाइडलाइंस है क्या। इस तरह की चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती है। ठीक, रिसेंटली बहुत सारे ऐसे फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि 10 न्यूबॉर्न्स डाइड इन द फायर इन महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। ये सारे एग्जाम्पल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी, जो कि ईस्ट दिल्ली में प्राइवेट फैसिलिटी थी, यहाँ पर भी 7 न्यूबॉर्न्स की जान चली गई है ना। सो इस तरह के जो नर्सिंग होम हैं ये क्या नहीं कर रहे हैं, सरकार के तरफ से जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो सरकार ने निकाला है, जो एफिलिएशन करते समय ज़रूरत होती है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की, या तो इसमें करप्शन हो रहा है या फिर उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं की है। सो इस तरह की चीज़ें होने के कारण इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये जो है आपके लिए पूछा जा सकता है कि इस तरह के इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं, और उसमें आप करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, अपैथी, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड प्रोसीजर एंड एसओपीज, इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फायर सेफ्टी रेगुलेशन मस्ट बी फॉलोड implicitly and spiritedly without any slacking with respect to hospital and public places. If a hospital ever gets into the news, it must be for its healing prowess, not for being a towering inferno. So ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा, है ना। तो इसमें बस इतना ही लिखा है कि जो सरकार के फायर सेफ्टी रेगुलेशन है, जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है, उसे लेटर और स्पिरिट दोनों में फॉलो किया जाए, किसी तरह की स्लैकिंग नहीं होना चाहिए, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या फिर हॉस्पिटल हो, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।